हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि मार्टिन कैप्लन के द्वारा दी गई है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है। देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, कि अलग अलग नेशंस के बीच में जो पॉलिटिक्स हो रही है ग्लोबल स्केल के ऊपर, ग्लोबल लेवल के ऊपर, उसी को हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। जो भी अलग अलग देश आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ट्रीटी साइन कर रहे हैं, वॉर्स कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, अग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। So, international politics is nothing but a politics at international level, politics among the nations at global scale. जैसे national politics is the politics within the nation, इसी तरीके से international politics is the politics at international level, is the politics among the nations. अब जब मैं मार्टिन कैप्लन की बात करता हूँ, मार्टिन कैप्लन एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। 1957 में वो एक किताब लिखते हैं, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और इसी किताब के अंदर वो अपनी सिस्टम अप्रोच देते हैं। अब सिस्टम अप्रोच मतलब क्या? मतलब कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने का और पढ़ने का एक तरीका। जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं जो अलग अलग स्कॉलर्स अडॉप्ट करते हैं, राइट। हर एक इंसान का अलग अलग ओपिनियन होता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इस तरीके से पढ़ता है, कोई उस तरीके से पढ़ता है। हर इंसान का अपना अपना तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां से दिल्ली जाना चाहता हूं, राइट। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं एरोप्लेन के थ्रू दिल्ली जा सकता हूं, मैं ट्रेन के थ्रू दिल्ली जा सकता हूं, मैं बस के थ्रू दिल्ली जा सकता हूं। सो मेरे पास डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अब कौन सी अप्रोच मैं अडॉप्ट करूंगा वो मेरे हाथ में है, राइट। अगर मैं ट्रेन के थ्रू दिल्ली जाता हूं, उसके कुछ फायदे हैं, नुकसान हैं। अगर मैं जहाज से दिल्ली जाता हूं, उसके फायदे नुकसान हैं। अगर मैं बस से दिल्ली जाता हूं, उसके भी अपने फायदे और नुकसान हैं। तो मैं इन तीनों में से किसी एक अप्रोच को अडॉप्ट कर सकता हूं। इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए हमारे पास अलग अलग अप्रोचेस आती हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आते हैं, अलग अलग थिंकर्स अलग अलग तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा रियलिस्ट थिंकर्स, जिसके मॉर्गेंथो जो हैं वो एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं। हमारे पास आइडियलिस्ट अप्रोच आती है, रियलिस्ट अप्रोच आती है। रियलिस्ट अप्रोच जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि मॉर्गेंथो एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं। हमारे पास आइडियलिस्ट अप्रोच जो आती है उसके अंदर वुडरो विल्सन एक बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं। और उसी के साथ साथ हमारे पास सिस्टम अप्रोच आती है, जिसके मार्टिन कैप्लन जो है वो प्रोपोनेंट हैं। और एक सिस्टम अप्रोच जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा दी गई है, जो कि हमने पहले से समझ ली है। तो आप ये समझिए कि सिस्टम अप्रोच, और अप्रोच का मतलब ये है कि एक तरीका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने का, और हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है। हर एक स्कॉलर और थिंकर का अलग अलग तरीका होता है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने का या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने का। कोई साइंटिफिक मीन्स का इस्तेमाल करता है, कोई जो है वो मॉरल्स और वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को पढ़ता है, कोई साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को पढ़ता है, कोई बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की स्टडी करता है, बिहेवियर जानने की कोशिश करता है, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए सिर्फ कंट्रीज की स्टडी करता है, और ये उन कंट्रीज की स्टडी करने से जो है वो ये समझता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मैं समझ लूंगा। और कोई व्यक्ति जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ने के लिए सिर्फ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की, यूएनओ की स्टडी करता है, और वो ये समझता है कि सिर्फ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करके मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ जाऊंगा। तो अल्टीमेटली हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग अप्रोच है। ले दे के फकत अपने पास एक नजर ही तो है, क्यों देखें इस जहां को किसी और की नजर से। सो ऑल आई हैव इज माई पर्सपेक्टिव, ऑल यू हैव इज योर पर्सपेक्टिव, ऑल आई हैव इज माई ओपिनियन, ऑल यू हैव इज योर ओपिनियन। तो हर किसी का अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग अप्रोच है। तो सिस्टम अप्रोच जो है वो मार्टिन कैप्लन ने दी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, सिस्टम ये जो वर्ड है ये बायोलॉजी से ड्राइव किया गया है। सिस्टम, जैसे आपकी बॉडी एक सिस्टम है, बात समझ आ रही है। बॉडी एज अ होल आपका एक सिस्टम है। अब सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स को मिला के एक सिस्टम बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी एक सिस्टम है। अब इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं। मेरी किडनी है, मेरा हार्ट है, मेरा लीवर है, मेरी आंखें हैं। मतलब इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स लगे हुए हैं, और उन अलग अलग ऑर्गन्स को मिला के ही तो सिस्टम बन रहा है। उन अलग अलग पार्ट्स को मिला के ही तो सिस्टम बन रहा है। बात समझ आ रही है? तो मेरी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उन्हीं ऑर्गन्स को मिला के एक सिस्टम बनता है। तो बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पार्ट्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। सिस्टम का मतलब होता है अलग अलग पार्ट्स का एक ग्रुप जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं कुछ सर्टेन रूल्स के थ्रू, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अब मार्टिन कैप्लन का ये कहना है कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक सिस्टम की तरह देखिए ना। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक सिस्टम है, और उस सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं,
और वो पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ सिस्टम, और उस सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं विच आर कंटिन्यूअसली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। वो पार्ट्स क्या है? वो पार्ट्स हैं कंट्रीज। सो कंट्रीज बेसिकली क्या है? पार्ट्स हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक सिस्टम है और जो अलग अलग देश हैं वो उस सिस्टम के पार्ट्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कैपलन का ये कहना है, डोंट स्टडी द कंट्रीज सेपरेटली, स्टडी द होल सिस्टम दे क्रिएट। उन्होंने कहा कि आप कंट्रीज को सेपरेटली मत पढ़िए, अलग अलग कंट्रीज को वहां पे आप इंडिविजुअल लेवल पे जाके मत पढ़िए, बल्कि आप पूरे के पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए और फिर आपको खुद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ आ जाएगी। बात समझ आ रही है? सो यू डोंट नीड टू स्टडी कंट्रीज सेपरेटली, यू जस्ट नीड टू स्टडी द होल सिस्टम। आपको पूरा सिस्टम समझने की जरूरत है, फिर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आराम से समझ लेंगे। आपको सेपरेटली कंट्रीज को समझने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैपलन, इफ यू नो व्हाट सिस्टम एग्जिस्ट यू कैन प्रेडिक्ट बिहेवियर ऑफ कंट्रीज। अगर आप ये जान लोगे कि कौन सा सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, तो आप कंट्रीज का बिहेवियर समझ लोगे। नहीं समझ आ रहा है? मैं बताता हूं। मान लो एक परिवार है, एक आपकी फैमिली है। अब फैमिली के अंदर आपको अलग अलग जो उस फैमिली के मेंबर्स हैं उनकी स्टडी करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरी की पूरी फैमिली को एज अ सिस्टम ले लेना है। तो फैमिली क्या है? एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर क्या है? अलग अलग पार्ट्स हैं। पार्ट्स क्या हैं? आपके फादर, आपकी मदर, आपका भाई, आपका ब्रदर और आपकी सिस्टर, और एक आप आ गई। ठीक है? तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स आर द पार्ट्स एंड द होल फैमिली इज अ सिस्टम। अब आपको इस परिवार को समझने के लिए आप पूरे के पूरे सिस्टम को समझिए पहले, कि इस फैमिली के अंदर कैसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आपको अलग अलग मेंबर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई उनका बेटा कैसा है, उनकी बेटी कैसी है, नहीं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द होल सिस्टम, कि भाई ये परिवार कैसा है। अब परिवार अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ परिवार होते हैं स्ट्रिक्ट परिवार, मतलब कुछ फैमिलीज बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं, कुछ फैमिलीज बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। बात समझ आ गई? कुछ फैमिलीज जो हैं वो सेक्युलर होती हैं, सेक्युलर होती हैं। अब अगर आपको ये पता चल गया कि सिस्टम कैसा है, अगर मुझे पता चल गया कि इस फैमिली का जो सिस्टम है वो स्ट्रिक्ट सिस्टम है, मतलब ये स्ट्रिक्ट परिवार है, या फिर मुझे पता चल गया कि वो सेक्युलर सिस्टम है, मतलब एक सेक्युलर परिवार है, मैं वहां के मेंबर्स का बिहेवियर अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर लूंगा। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? अच्छे से समझाता हूं। मान लो ये एक परिवार है, और इस परिवार के सिस्टम का मुझे पता चल गया है कि ये जो परिवार है ना, बड़ा स्ट्रिक्ट सा परिवार है। प्रिजुडाइजेस यहां पे प्रिवेल करते हैं इस परिवार के अंदर, मतलब एक बड़ा सख्त सा परिवार है। तो यहां के मेंबर्स का बिहेवियर अब मैं आसानी से प्रिडिक्ट कर लूंगा। अगर इस फैमिली से कोई लड़का है और जो मेरा दोस्त है, मुझे पता है कि ये बंदा जो है मेरे साथ शाम को 8 बजे के बाद बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने सिस्टम समझ लिया है कि उसकी फैमिली ही स्ट्रिक्ट है और उसके माँ बाप तो उसको भेजेंगे ही नहीं। तो मुझे पता है कि उनका जो लड़का है वो मेरे से 8 बजे के बाद जो है वो बाहर नहीं आएगा। उसी के साथ साथ उनका जो लड़का है वो मेरे साथ जो है वो क्लास बंक नहीं करेगा। उसी के साथ साथ वो मेरे साथ शिमला घूमने नहीं जा सकता है। अगर दोस्तों ने प्लान बनाया चलो भाई शिमला चलते हैं रात को, तो चल पड़े, वो नहीं कर सकता ऐसा। वो कभी भी मेरे साथ रात को 3 बजे चाय पीने नहीं जा सकता है हाईवे के ऊपर, कि भाई दोस्तों ने प्लान बनाया चलो चाय पीते हैं, पी ली चाय। क्योंकि वो जो सिस्टम है, वो जो परिवार है, वो सिस्टम ही स्ट्रिक्ट है। अगर मुझे पता चल जाए कि उस पूरे के पूरे परिवार, वो जो पूरा का पूरा परिवार है, अगर वो सेक्युलर है, मतलब उसके पेरेंट्स सेक्युलर हैं, पूरा का पूरा परिवार सेक्युलर है, तो अब मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई वो परिवार सेक्युलर है, इसलिए उनका जो लड़का है या लड़की है वो मुझे पता है कि वो बाहर घूमने जा सकते हैं, वो बाहर पढ़ने जा सकते हैं, वो मेरे साथ जो है वो रात को 3 बजे चाय पीने जा सकता है, क्योंकि उस पूरे के पूरे सिस्टम को मैंने समझ लिया है। तो उस सिस्टम को समझने के बाद मैं उनके बच्चों का, उस पूरे के पूरे पार्ट्स का, उन फैमिली मेंबर्स का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकता हूं। इसी तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी एक सिस्टम है और जो कंट्रीज हैं वो पार्ट हैं। अगर हमने सिस्टम को समझ लिया तो हम कंट्रीज कैसे एक्ट करेंगी, कैसे बिहेव करेंगी, वो हम समझ लेंगे। बात समझ आ गई? जैसे कि अगर ये फैमिली ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ऑर्थोडॉक्स फैमिली मतलब बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, बड़े स्ट्रिक्ट लोग हैं, तो मुझे पता है कि इनकी बेटी कभी भी लव मैरिज नहीं कर सकती है, राइट? इनका बेटा कभी भी लव मैरिज नहीं कर सकता है। मुझे पता है इनकी बेटी कभी भी आउट ऑफ स्टेट पढ़ने नहीं जा सकती है। मैं उस फैमिली के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, उन मेंबर्स के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं, जस्ट बिकॉज आई गेट टू नो द सिस्टम। मुझे सिस्टम का पता चल गया पूरी की पूरी फैमिली का।
बात समझ आ गई। तो इस तरीके से अगर उनकी फैमिली सेकुलर है, मुझे पता है कि उनके बच्चे जो है वो लव मैरिज कर सकते हैं, उसकी बहन जो है, भाई जो है वो दे कैन हैव रिलेशनशिप्स एट ऑल, रिलेशनशिप्स वगैरह वो रख सकते हैं, वो जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब हो सकता है। कई कई परिवारों में तो लड़का गर्लफ्रेंड भी घर में बुला सकता है, क्योंकि वो फैमिली का सिस्टम ही सेकुलर है। बात समझ आ गई। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। आपको सिस्टम को समझने की जरूरत है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सिस्टम कैसा चल रहा है, और उसके बाद आपको कंट्रीज कैसे बिहेव करेंगी, कंट्रीज का बिहेवियर कैसा होगा, कंट्रीज कैसे एक्ट करेंगी, कंट्रीज वॉर में जाएंगी नहीं जाएंगी, अलायंस करेंगी, ट्रीटीज करेंगी, ये आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने आपको बताया 1957 में उसने सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से किताब लिखी, और उस किताब के अंदर ही वो सिस्टम अप्रोच देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कैप्लन 6 टाइप के सिस्टम्स देता है। कैप्लन हैज गिवन द 6 टाइप्स ऑफ सिस्टम। उसने 6 तरह के सिस्टम्स दिए हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करते हैं, और उन 6 तरह के इंटरनेशनल सिस्टम्स को पढ़ने के बाद, उन 6 तरीके के सिस्टम को समझने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि कंट्रीज कैसे बिहेव करेंगी, कंट्रीज का बिहेवियर कैसा रहेगा, कंट्रीज कैसे एक्ट करेंगी। मतलब ये जो 6 सिस्टम्स उसने दिए हैं, मतलब आपको बताया कि ये 6 तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और अगर आपको पता चल गया कि उस 6 सिस्टम में से कौन सा सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो आप बेसिकली उस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। आप ये समझ जाएंगे कि कंट्रीज कैसे बिहेव करेंगी, कंट्रीज का बिहेवियर कैसे होगा, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैप्लन का ये जो 6 मॉडल्स हैं, ये जो 6 टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले उसने दिया बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था और कर सकता है, वो है बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? पावर का बैलेंस हो चुका है, तो मतलब पावर जो है वो बैलेंस हो गई है। मान लो ये एक तराजू है, और इस तराजू के क्या है, ये क्या बोलते हैं इनको, तराजू है, और इसके जो दोनों पलड़े हैं जो भी बोलते हैं इनको, ये बराबर है। अभी बैलेंस ऑफ पावर मतलब पावर जो है, पावर का बैलेंस है सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम जो है वो 18th 19th सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था यूरोप के अंदर। मतलब यूरोप के अंदर उस वक्त बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम हुआ करता था। अब बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम 18th 19th सेंचुरी में होता था यूरोप के अंदर, खास करके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 से बाद और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक, मतलब टिल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आपके पास यूरोप के अंदर एक सिस्टम एग्जिस्ट करता था जिसको बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम कहते थे। अब इस सिस्टम के अंदर क्या होता था? इस सिस्टम के अंदर देयर वर 5-6 ग्रेट पावर्स बट नो सुपर पावर। तो यहां पे इस सिस्टम के अंदर 5-6 ग्रेट पावर्स हुआ करती थी, लेकिन कोई भी सुपर पावर नहीं होती थी। तो मतलब पावर का बैलेंस हुआ था। आपको समझ आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? मतलब मान लो ये एक दुनिया है, ये एक दुनिया है। इस दुनिया में जो कंट्रीज हैं, मान लो मैं कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज हैं, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज हैं। उन 10 कंट्रीज के अंदर जो है वो 5-6 ग्रेट पावर्स हैं, मतलब ग्रेट पावर्स हैं, मतलब अच्छी खासी पावर है उनके पास, ग्रेट पावर्स हैं। अब यहां पे जो है वो पावर का बैलेंस हुआ है। इसमें कोई एक बंदा सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, मतलब कोई एक कंट्री जो है वो डोमिनेट नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक कंट्री ज्यादा डोमिनेट कर रही है, ज्यादा पावरफुल है, ऐसा नहीं है। सभी के पास बराबर बराबर पावर है, बराबर बराबर पावर है। बात समझ आ गई? तभी पावर का बैलेंस हुआ है। तो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम 18th-19th सेंचुरी यूरोप में प्रिवेल करता था। यहां पे 5-6 ग्रेट पावर्स हुआ करती थी, मतलब 5-6 ग्रेट पावर्स कंट्रीज हुआ करती थी जिनकी पावर इक्वल थी, मतलब एक हिसाब से बराबर थी। वहां पे कोई भी सिंगल कंट्री डोमिनेट नहीं करती थी, सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं होती थी, बल्कि सब कंट्रीज जो है वो आपस में इक्वली पावरफुल थी। इसी को हम बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम कहते हैं कि पावर का बैलेंस हो चुका है, मतलब कोई भी कंट्री सिंगली डोमिनेट नहीं कर रही है। देयर इज अ बैलेंस इन द सिस्टम, देयर इज अ बैलेंस इन द पावर। अब एवरी एक्टर इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट, और हर एक देश अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगा होता था। नेशनल इंटरेस्ट मतलब अपने देश के हित में लगा होता था। नो एक्टर इज अलाउड टू गेन एक्सेस ऑफ पावर। अब कोई भी एक्टर, इसमें से कोई भी कंट्री जो है वो एक्सेस ऑफ पावर को गेन नहीं कर सकती थी, मतलब ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकती थी। मान लो कि एक कंट्री, मान लो कंट्री ए, ये जो कंट्री ए है ये अब ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रही है, मतलब बाकी कंट्रीज में से ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रही है। तो ये बाकी कंट्रीज क्या करेंगी? ये आपस में अलायंस कर लेंगी। क्या करेंगी? अलायंस कर लेंगी। ये अलायंस कर लेंगी और इसको ज्यादा पावरफुल बनने से रोक लेंगी। बात समझ आ रही है? मतलब तराजू का पलड़ा अगर ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो मतलब
इस पलड़े को दोबारा से बराबर कर दिया जाएगा। किसी भी कंट्री को जो है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं बनने दिया जाएगा। अगर कोई कंट्री ज़्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करती है तो उनको पता है भाई, अगर ये कंट्री ज़्यादा पावरफुल बन गई और ये सुपर पावर बन गई तो हम तो इससे कमज़ोर रह जाएंगे, तो फिर हमें ये दबोच लेगी। तो अगर कोई कंट्री कोशिश कर रही है ज़्यादा पावरफुल बनने की तो बाकी कंट्रीज आपस में मिल जाएंगी और अलायंस बना लेंगी और उस कंट्री को ज़्यादा पावरफुल नहीं बनने देंगी, और इस तरीके से वो बैलेंस मेंटेन रहेगा हमेशा। बात समझ आई? बैलेंस हमेशा मेंटेन रहेगा। अब स्टेट कीप्स शिफ्टिंग अलायंस टू मेंटेन बैलेंस। अब स्टेट्स जो हैं वो अलायंस शिफ्ट करती रहती हैं ताकि बैलेंस मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्जांपल एक अलायंस बना हुआ था चार कंट्रीज का अलायंस बना हुआ है और दो कंट्रीज एक साइड हैं। अब ये दो कंट्रीज जो है वो ज़्यादा पावरफुल बन रही हैं, मतलब अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाने के चक्कर में लगी हुई हैं। तो ये जो चार कंट्रीज आपस में मिली हुई हैं जिन्होंने अलायंस बनाया है, ये इसको रोकने लग पड़ेंगी और इन्होंने इन दो कंट्रीज को रोक दिया। अब पावर में दोबारा से बैलेंस आ गया, सारी बराबर हो गई। अब मान लो इन चार में से ही दो बार निकलती हैं और अब ये पावर ज्यादा जो है वो एक्वायर करने लग पड़ती हैं, ये अपने आप को पावरफुल बनाने लग पड़ती हैं। तो ये जो बची हुई चार हैं अब ये आपस में अलायंस बना देंगी। तो अलायंस शिफ्ट होते रहेंगे ताकि पावर को बैलेंस किया जा सके। नो सिंगल वन डोमिनेट्स, कोई भी सिंगल कंट्री डोमिनेट नहीं करती है। इसी को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। अगर दुनिया में ऐसा सिस्टम चल रहा होगा तो आपको आसानी से पता होगा कि अब कौन सी कंट्री क्या करने वाली है। यू कैन इजिली प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द कंट्री, सिंपल एज दैट। You can easily predict the behavior of the country because you know about the system. That system is balance of power system at international level, and now you can easily predict the behavior of the country कि अब ये कंट्री अलायंस करेगी या नहीं करेगी। तो मुझे पता है भाई चार कंट्रीज एक तरफ हो गई हैं, मतलब 6 कंट्रीज टोटल हैं। 6 कंट्रीज में से ये 2 कंट्रीज जो है वो पावर गेन करने लग पड़ी हैं। तो मुझे पता है कि अब इन कंट्रीज में आपस में अलायंस करना है। अब इन कंट्रीज ने क्या करना है, आपस में अलायंस करना है। मुझे ये पता है कि ये कंट्री जो है वो अब ज़्यादा पावरफुल बन रही है, ज़्यादा पावरफुल बनने लग पड़ी है एक कंट्री। तो मुझे पता है कि अब कहीं ना कहीं वॉर होनी है और इस कंट्री को जो है वो दोबारा से नीचे लाना है। इस कंट्री का जो ज़्यादा पावर एक्वायर करने के चक्कर में ये कंट्री पड़ी हुई है, इसको अब दोबारा से जो है वो बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगी बाकी कंट्रीज। तो अब कहीं ना कहीं लड़ाई होगी। तो मैं कंट्रीज का बिहेवियर इजिली प्रिडिक्ट कर सकता हूं जस्ट बिकॉज आई नो अबाउट द सिस्टम। इसलिए मैं उस सिस्टम के अंदर पार्ट्स जो हैं, वो जो कंट्रीज हैं, उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं। आपको बात समझ आ रही है? तो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम अगर दुनिया में एग्जिस्ट करेगा तो उस वक्त कंट्रीज का बिहेवियर क्या रहेगा, कंट्रीज क्या फैसले लेंगी या क्या नहीं लेंगी, वो मुझे पता होगा। मैं उसको प्रिडिक्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि पूरी दुनिया में सिस्टम कैसा चल रहा है। अब कौन सी कंट्री आपस में अलायंस करेगी या नहीं करेगी, आपस में ट्रीटीज करेगी या नहीं करेगी, नेगोशिएशंस करेगी या नहीं करेगी, ये मुझे आसानी से पता होगा। क्या आज के टाइम पे हमारी दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। बिकॉज आज के टाइम पे पूरी दुनिया में जो है वो अमेरिका जो है वो सुपर पावर है और चाइना भी सुपर पावर है और साथ ही साथ रशिया जैसी कंट्रीज जो हैं, इन 3 कंट्रीज ने जो है वो पावर को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ये 3 कंट्रीज सबसे ज्यादा पावरफुल हैं और ये 3 कंट्रीज सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, बाकी कंट्रीज जो हैं वो पावरफुल नहीं है। बात समझ आई? तो यहां पे बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम नहीं है, यहां पे पावर बैलेंस नहीं हुई है, बल्कि पावर कहां चली गई है? सारी पावर अमेरिका, चाइना और रशिया के पास है सारी। पावर इज नॉट बैलेंस्ड, whether power has been accumulated कहां पे? यूएसए, रशिया और चाइना के पास पावर का एक्यूमुलेशन हो गया है। तो यहां पे आज के टाइम पे बैलेंस ऑफ सिस्टम नहीं है। आज के टाइम पे कौन सा सिस्टम है वो हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, बाकी भी उसने सिस्टम्स दिए हुए हैं। बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम कब एग्जिस्ट करता था? 18-19 सेंचुरी यूरोप में एग्जिस्ट करता था, जब सारी कंट्रीज की पावर आपस में बराबर होती थी और अगर कोई कंट्री ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करती थी तो दूसरी कंट्रीज उसको नीचे ले आती थी और फिर से पावर जो है बैलेंस हो जाती थी। बात समझ आ गई? तो मॉर्टन कैपलन का हमने पहला सिस्टम पढ़ लिया जो कि बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है। सारे के सारे देश आपस में एक जितने पावरफुल और ताकतवर होते हैं और किसी को भी ज़्यादा ताकतवर नहीं बनने दिया जाता है और उसको जो है अगर वो बनने की कोशिश करता है तो एक बैलेंस दोबारा से मेंटेन किया जाता है। अब सेकंड जो मॉडल उसने दिया, सेकंड जो टाइप उसने दी, सेकंड टाइप का सिस्टम जो उसने दिया वो था टाइट बाइपोलर सिस्टम। अब टाइट बाइपोलर सिस्टम के अंदर क्या होता है और टाइट बाइपोलर सिस्टम कैसा सिस्टम है? देखो, बाइपोलर का मतलब क्या होता है? बाइपोलर का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में 2 पोल्स बन रहे हैं, 2 पोल्स बन रहे हैं और पूरी दुनिया की पावर जो है वो इन 2 पोल्स में कंसंट्रेट हो रही है जाके। सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड कि पूरी दुनिया में 2 पोल्स क्रिएट हो रहे हैं
और सारी की सारी पावर जो है वो इन पोल्स में कंसंट्रेट हो रही है जाके। अब बाईपोलर का सिस्टम ये हुआ, बाईपोलर का मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में दो देश जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। मतलब देयर आर टू सुपर पावर्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं जो सबसे ताकतवर हैं, इसी को हम टाइड बाइपोलर सिस्टम कहते हैं। सो टू सुपर पावर्स डोमिनेट स्ट्रिक्टली, मतलब दो सुपर पावर्स जो है वो पूरी पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं, पूरी दुनिया को चला रही हैं, जैसे कि चाइना और अमेरिका। अब यहां पे कोई न्यूट्रलिटी नहीं है, मतलब पूरी दुनिया दो कैंप्स में बटी हुई है, दो कैंप्स में बटी हुई है, मतलब यूएसए और यूएसएसआर। इस साइड के सारे देश यूएसए के साथ हैं, उस साइड के सारे देश यूएसएसआर के साथ हैं, कोई न्यूट्रल नहीं है। मतलब अगर 192 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो कुछ कंट्रीज जो हैं वो एक सुपर पावर के साथ हैं और कुछ कंट्रीज दूसरी सुपर पावर के साथ हैं। जब तुम उधर हो या इधर हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। देयर इज नो स्पेस फॉर न्यूट्रलिटी एट ऑल। इधर आप उस साइड हैं या फिर इस साइड हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर दो सबसे ताकतवर देश हैं और पूरी दुनिया जो है वो उन दो ताकतवर देशों के साथ है। मतलब आधी दुनिया उस ताकतवर देश के साथ है, आधी दुनिया उस ताकतवर देश के साथ है। मतलब सारी दुनिया या तो उस तरफ है या उस तरफ है, मतलब कंट्रीज या तो उस तरफ हैं या उस तरफ हैं। तो बेसिकली कोई भी कंट्री न्यूट्रल नहीं है, राइट। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दो सुपर पावर्स डोमिनेट कर रही हैं और कोई भी न्यूट्रल देश नहीं है। या तो देश उस तरफ हैं कुछ देश और कुछ देश उस तरफ हैं और बीच में कोई देश नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कोल्ड वॉर की। कोल्ड वॉर में जैसे कि यूएसए वर्सेस यूएसएसआर चल रहा था और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर दो कैंप्स देखने को मिल रहे थे। कुछ देश जो हैं वो यूएसए के साथ थे और कुछ यूएसएसआर के साथ थे। तो हम कोल्ड वॉर की सिचुएशन ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन कोल्ड वॉर के अंदर कुछ कंट्रीज जो हैं वो न्यूट्रल भी थी, जिनको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट कंट्रीज कहते हैं, नैम कंट्रीज जिनको हम कहते हैं। जैसे इंडिया जो है उस वक्त न्यूट्रल थी, तो नैम कंट्रीज उस वक्त न्यूट्रल भी होती थी। लेकिन हम हिपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कोल्ड वॉर की। मान लो कि कोल्ड वॉर हो रही है और उसमें यूएसए वर्सेस यूएसएसआर ही एग्जिस्ट करते हैं, कोई नैम नहीं है, मतलब न्यूट्रल कंट्रीज नहीं है। और कुछ देश यूएसए की तरफ है, कुछ देश जो है वो यूएसएसआर की तरफ है और कोई नैम एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई न्यूट्रल कंट्रीज नहीं है। अब टाइड बाइपोलर सिस्टम क्या होता है, दो सुपर पावर्स हैं, मतलब दो ताकतवर देश हैं और कुछ कंट्रीज उस देश के साथ हैं, कुछ उस देश के साथ हैं, बीच में कोई नहीं है। अब ये है टाइड बाइपोलर सिस्टम। और अगर हमें टाइड बाइपोलर सिस्टम का पता चल जाए कि पूरी दुनिया में अगर टाइड बाइपोलर सिस्टम चल रहा है, तो हमें वहां से क्या पता चल जाएगा, हमें वहां से पता चल जाएगा कि कंट्रीज का बिहेवियर क्या रहेगा। मतलब अलग अलग कंट्रीज कैसे एक्ट करेंगी, अलग अलग कंट्रीज कैसे ट्रीटी साइन करेंगी, कैसे अलायंसेस बनाएंगी, कैसे वॉर करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि हमें पूरी दुनिया का सिस्टम पता चल गया है जो कि टाइड बाइपोलर सिस्टम है। और मतलब आपस में जो है वो दो सुपर पावर्स जो है वो राइवलरी होगी, उनकी आपस में कंपीट करेंगी, वॉर्स करेंगी, ताकि वो जो है वो दो सुपर पावर्स हमेशा आपस में लड़ती रहेंगी इस सिस्टम में। मतलब जो दो पोल्स हैं, दो सुपर पावर्स हैं, वो हमेशा आपस में लड़ती रहेंगी और हर एक सुपर पावर चाहेगी कि वो उससे ज़्यादा ताकतवर बन जाए। मतलब यूएसए चाहेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए और यूएसएसआर चाहेगा कि वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो इसमें हमें टाइड बाइपोलर सिस्टम में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि दैट टू सुपर पावर्स विल बी कंपीटिंग विद ईच अदर कंटिन्यूसली टू गेन प्रीपोनेंस ऑफ पावर। अब एक और सिस्टम जो थर्ड सिस्टम उसने दिया वो था लूज बाइपोलर सिस्टम। अब लूज बाइपोलर सिस्टम क्या होता है, यहां पे भी दो सुपर पावर्स हैं, मतलब पूरी पूरी दुनिया जो है वो दो पोल्स में बटी हुई है। यहां पे भी दो सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, डोमिनेट कर रही हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कि नॉन अलाइंड हैं, जो न्यूट्रल हैं। तो आप सिंपली यहां पे कोल्ड वॉर की एग्जांपल ले सकते हो। कोल्ड वॉर में जैसे यूएसए वर्सेस यूएसएसआर दो सुपर पावर्स थी, लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो न्यूट्रल थे, जो किसी के साथ नहीं जुड़े हुए थे। तो लूज बाइपोलर सिस्टम का मतलब क्या, दो सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, दो सबसे ताकतवर देश हैं जो पूरी की पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज उस देश के साथ हैं, कुछ उस देश उस सुपर पावर के साथ हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो न्यूट्रल हैं। इसीलिए हम इसको लूज बाइपोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंट्रीज न्यूट्रल हैं। सारी कंट्रीज जो हैं वो किसी न किसी कैंप के साथ जुड़ी नहीं हुई हैं। कुछ कंट्रीज न्यूट्रल भी हैं, जिनको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम कंट्रीज कहते हैं, जो कि कोल्ड वॉर इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। और इसको हम लूज बाइपोलर सिस्टम कहते हैं। टाइट बाइपोलर सिस्टम में कोई न्यूट्रलिटी नहीं होगी, मतलब कोई न्यूट्रल कंट्रीज नहीं है। तो ये लूज बाइपोलर सिस्टम है। अगर हमें ये पता चल जाए कि पूरी दुनिया में लूज बाइपोलर सिस्टम चल रहा है, मतलब कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन है, तो उस वक्त हम कंट्रीज का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल सिस्टम। अब यूनिवर्सल सिस्टम के अंदर क्या होगा, वन स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल मोस्ट ऑफ एक्शंस। मतलब यूनिवर्सल सिस्टम के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक
स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। मतलब यहां पे कोई सुपर पावर्स नहीं होंगी जो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रही हैं। कोई सुपर पावर नहीं है, अमेरिका और चाइना और रशिया पूरी दुनिया को डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहां पे एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन के अगर इतनी ज्यादा पावर हो, यूनाइटेड नेशन अगर पूरी दुनिया को डोमिनेट करने लग पड़े, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बन जाए, मतलब यूनाइटेड नेशन सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसी को हम यूनिवर्सल सिस्टम कहेंगे। मतलब वहां पे यूनिवर्सल सिस्टम है कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर ली गई है। वहां पे क्या होगा, कॉपरेशन होगी और वॉर्स कम होगी। मतलब ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन चाहेगा कि कंट्रीज आपस में ना लड़े, और अगर कोई कंट्री आपस में लड़ती है तो वो वहां पे इन कंट्रीज का आपस में जो है वो कॉपरेशन करवा सकता है, इनके जो है डिस्प्यूट्स अगर आपस में चल रहे हैं उनको सॉल्व करवा सकता है। मतलब मीडिएटर की तरह जो है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकता है। अगर कोई कंट्रीज एक दूसरे की जमीन कैप्चर कर रही हैं, अगर यूएसए जो है वो पाकिस्तान की मान लो जमीन कैप्चर कर लेता है क्योंकि यूएसए बड़ा पावरफुल है, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उसको रोक सकता है क्योंकि यूएसए से भी ज्यादा पावरफुल होगा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे दुनिया में वॉर्स कम होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, कॉपरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है और अपने हिसाब से चला रहा है। अगर बड़ा देश बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है तो वो नहीं खाने दी जाएगी क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन होता क्या है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारा यूनाइटेड नेशन पावरफुल इतना है नहीं जितना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है, रशिया है। इसलिए पूरी दुनिया में वॉर्स होती रहती है और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वॉर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है। तो यूनिवर्सल सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इज सो पावरफुल एंड डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड। जहां पे वर्ल्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी गई है, देयर विल बी कॉपरेशन एंड वेरी लेस वॉर्स इन यूनिवर्सल सिस्टम। तो अगर हमें पता चल जाए कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल सिस्टम चल रहा है, सो वी कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द कंट्रीज। हमें देखने को मिलेगा कि कंट्रीज कैसे एक्ट करती हैं, कैसे कॉपरेट करती हैं। उसके बाद फिफ्थ जो सिस्टम उसने दिया उसको कहते हैं हायरार्किकल सिस्टम। हायरार्किकल सिस्टम के अंदर क्या होगा, व्हेन वन कंट्री डोमिनेट्स ऑल अदर्स। मतलब यहां पे यूनिपोलैरिटी है, मतलब यूनिपोलर सिस्टम है। यूनिपोलैरिटी इसी को कहते हैं। मतलब यूनिपोलैरिटी मतलब एक ही पोल है पूरी दुनिया में, एक ही पोल है, एक ही कंट्री है और सारी पावर यहां पे कंसेंट्रेट हो गई है जाके। तो मतलब पूरी दुनिया में एक सबसे पावरफुल देश, कोई भी नहीं टकरा सकता है उससे, सबसे ज्यादा पावरफुल देश। मतलब एक देश सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर सिस्टम या फिर हायरार्किकल सिस्टम कहते हैं। मतलब एक कंट्री बाकी सभी के ऊपर जो है वो डोमिनेशन कर रही है, डोमिनेट कर रही है। इसका रूल क्या होता है, मतलब सभी कंट्रीज को सुपर पावर की बात माननी ही होगी, इस देश की बात माननी ही होगी, नहीं तो सुपर पावर इनको खा जाएगी, इनको दबोच लेगी। सो यहां पे हायरार्किकल सिस्टम के अंदर वन कंट्री विल बी डोमिनेटिंग टू द ऑल अदर कंट्रीज, वन कंट्री विल बी डोमिनेटिंग द होल वर्ल्ड या फिर पूरे के पूरे ग्लोबल अफेयर्स को जो है वो एक ही कंट्री डोमिनेट करेगी। इसकी एग्जांपल क्या है, तो एग्जांपल इसकी ये है कि जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, यूएसए जो है, वो जब 1991 के बाद कोल्ड वॉर का एंड हुआ और उसके बाद यूएसए एक अनडिस्प्यूटेड जो है वो वर्ल्ड लीडर बन गया और यूनिपोलैरिटी दुनिया में एस्टैब्लिश हो गई और यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। लेकिन हालांकि वो पूरे तरीके से हायरार्किकल सिस्टम नहीं था, यूएसए इतने भी तरीके से इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था क्योंकि चाइना रशिया उसको जो है वो काउंटर कर रही थी। उसके बाद यूनिट वीटो सिस्टम आता है हमारे पास, सिक्स सिस्टम। यूनिट वीटो सिस्टम के अंदर क्या होता है, व्हेन एवरी नेशन हैज एक्वायर्ड द पावर टू डिस्ट्रॉय ईच अदर। जब हर एक देश के पास इतनी पावर है कि वो दूसरे देश को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब यहां पे कोई सबसे ज्यादा पावरफुल भी नहीं है और सबसे ज्यादा कमजोर भी नहीं है, हर एक देश के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे देश को तबाह कर सकता है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया भी पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, पाकिस्तान भी इंडिया को तबाह कर सकता है, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो क्योंकि कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसलिए वो किसी को भी तबाह कर सकती हैं। मतलब सारे देश इतने ताकतवर हैं कि वो एक दूसरे को तबाह कर सकते हैं, इसलिए कभी भी आपस में वो एक दूसरे के ऊपर अटैक कम करेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमने इनके ऊपर अटैक किया, ये हम पे अटैक करेंगे, हमने अगर इनके ऊपर न्यूक्लियर बम चलाया ये हम पे चलाएंगे, हम दोनों तबाह हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि अगर हम तो डूबे सनम लेकिन तुमको भी ले डूबे, तो यही हाल होता है कि जो है वो अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करती है तो दूसरी कंट्री भी उसको तबाह कर देती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान जो है, इंडिया और पाकिस्तान जो है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पूरे चांस थे कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इंडिया पाकिस्तान को हरा देता, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता, पीओके वापस मिल जाता। लेकिन इंडिया ने इसलिए अटैक नहीं किया पाकिस्तान को उस तरीके से, फुल फ्लैश तरीके से, क्योंकि हमें यह पता था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यहाँ पे डिटेंस काम करेगी और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, अगर उसने चला दिया तो हम भी तबाह हो जाएंगे, हम चलाएंगे वो तबाह हो जाएगा। इस
तरीके से हम दोनों तबाह हो जाएंगे। तो जब सारी कंट्रीज आपस में एक जितनी ताकतवर हैं, पता है कि हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे तो सारे तबाह हो जाएंगे। मुझे पता है कि दूसरा बंदा भी ताकतवर है, मैं भी ताकतवर हूं, उसको मुक्का मारूंगा, मुझे मारेगा, मेरा नाक टूटेगा, उसका नाक टूटेगा। सो बेसिकली होता क्या है, नो वन डियर्स फुल वॉर। कोई भी फुल फ्लेश्ड वॉर के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि दोनों की तबाही होगी। तो एग्जांपल क्या है, इफ एवरी कंट्री हैव न्यूक्लियर वेपन्स, हर कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो फिर वो एक दूसरे को तबाह कर सकती हैं। इसी को हम यूनिट वीटो सिस्टम कहते हैं। अब हमें पता है कि पूरी दुनिया में यूनिट वीटो सिस्टम चल रहा है, तो मुझे ये पता होगा, आई कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द कंट्रीज। मुझे ये पता होगा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है तो ये कभी भी फुल फ्लेश्ड वॉर नहीं करेंगे, फुल स्केल वॉर कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मुझे ये पता है दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डिफरेंस काम करेगी और ये एक दूसरे के ऊपर पूरे तरीके से अटैक नहीं करेंगे। आई कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर, क्योंकि मैंने सिस्टम को जान लिया है, क्योंकि यूनिट वीटो सिस्टम है। सो दीज आर द 6 टाइप ऑफ सिस्टम्स दैट आर गिवन बाय मॉर्टन कैप्लन, जो कि अपनी सिस्टम अप्रोच के अंदर देते हैं। वो ये कहते हैं कि पूरे सिस्टम को समझने की आपको जरूरत है, उसके बाद आप कंट्रीज का बिहेवियर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आसानी से समझ सकते हैं अगर आप सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं तो। अब मार्टिन कैप्लन जो है वो मार्टिन कैप्लन को क्रिटिसाइज भी किया जाता है और अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन खास करके जो उन्होंने लूज बाइपोलर सिस्टम का ये जो मॉडल दिया, ये बिल्कुल परफेक्ट दिया, क्योंकि कोल्ड वॉर में यही तरीका, यही सब चल रहा था। कोल्ड वॉर में 2 ही सुपर पावर्स एग्जिस्ट करती थी और साथ ही साथ हमारे पास न्यूट्रल कंट्रीज भी थी, जिनको हम नैम कहते हैं। तो लूज बाइपोलर सिस्टम के लिए उनको काफी ज्यादा जाना जाता है। कोल्ड वॉर के ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च और स्टडीज जो की है उनके लिए उनको बहुत ज्यादा जाना जाता है। और मार्टिन कैप्लन ने जो है वो साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल किया। उससे पहले जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, रियलिस्ट थिंकर्स और आइडियलिस्ट थिंकर्स के द्वारा उस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन मार्टिन कैप्लन ने जो है वो साइंटिफिक स्टडीज को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा दिया, साइंटिफिक अप्रोच का इस्तेमाल किया और इस तरीके से उन्होंने सिस्टम अप्रोच दी। किसको? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए मार्टिन कैप्लन ने सिस्टम अप्रोच दी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को एक सिस्टम के तौर पे देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक सिस्टम के तौर पे देखिए, कौन सा सिस्टम चल रहा है, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ द कंट्रीज, कैसे अलग अलग पार्ट्स और ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, एक्ट करेंगे, रिलेशंस क्या होंगे नेशंस के बीच में, वो सिस्टम ही तय करेगा। जैसे कि एक परिवार, सेकुलर परिवार है तो उनके बच्चे लव मैरिज कर सकते हैं, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने सिस्टम जान लिया है। तो जब आप सिस्टम जान लेते हैं तो आपको ये पता चल जाता है, जैसे हिंदुस्तान का सिस्टम आपने जान लिया है कि भाई यहाँ पे जितनी मर्जी अच्छी से इलेक्शंस करवा दो, यहाँ पे लोग शराब दारू के ऊपर ही वोट देंगे, यहाँ पे लोग अनपढ़ ही इतने हैं, इसलिए ये लोग जो है वो जाति पाति धर्म और दारू की बोतल के ऊपर ही वोट देंगे, ये लोग बिक जाएंगे। तो मुझे सिस्टम का पता है कि हिंदुस्तान का सिस्टम ही कैसा है, तो आई कैन प्रेडिक्ट द वोटिंग बिहेवियर इन दिस नेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज आई नो द सिस्टम इन द कंट्री, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज प्रिवेलिंग इन द कंट्री, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन नो, आई कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर, द वोटिंग बिहेवियर ऑफ द वोटर्स इन दिस नेशन। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हम सिस्टम अप्रोच डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि मार्टिन कैप्लन के द्वारा दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।